अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। वॉइस ऑफ उर्दू स्टूडियो अपने वादे के मुताबिक हर बार आपके लिए कुछ नई, कुछ अनोखी और कुछ दिलचस्प कहानियाँ लेकर हाजिर होता रहता है। इसी सिलसिले की ये एक और कड़ी है। नॉवेल की दुनिया का एक मोतबर नाम मकबूल जहांगीर और उनके कलम से तसनीफ़ हुआ एक शाहकार नॉवेल पागल खाना हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अगरचा कहने को अभी दोपहर का वक्त था, मगर मूसलाधार बारिश, कोहरा और धुंध ने मिलकर दिन को रात की तारीकी में तब्दील कर दिया था। बारिश इस कदर तेज़ जैसे आसमान के सोते खुल गए हों। डॉक्टर जॉन फॉस्टर की छोटी सी कार विंड स्क्रीन पर बारिश के थपेड़े मुसलसल इस रफ्तार से पड़ रहे थे कि वाइपर्स का होना ना होना यकसा था। डॉक्टर को रास्ता देखने में दिक्कत हो रही थी। मजबूर होकर उसने कार की अगली बत्तियां रोशन कर दी। उसके इर्द गिर्द बिल्कुल दूर दूर तक कोई जी रूह ना था। जहाँ तक निगाह जाती लंबी, तंग और वीरान सड़क के सिवा कुछ दिखाई न देता। लंदन के नवाही इलाके में आने का उसे ज़्यादा मौका ना मिला था और इन रास्तों से वो कतई वाकिफ़ ना था। जिस वक्त वो अपनी क़यामगाह से इधर आने के इरादे से चला था, उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ़ था। बादलों के इक्का दुक्का आवारा टुकड़े हवाओं के सहारे इधर उधर आ जा रहे थे और ये वहमो गुमान भी ना था कि मौसम एकदम यूं पलटा खाएगा। डॉक्टर जॉन फॉस्टर जो ही शहर के हंगामों से निकलकर देहात को जाने वाली सड़क पर आया, कोहरा और धुंध ने उसका रास्ता रोका और इससे पहले कि वो वापस जाने का फ़ैसला करे, बारिश तेज़ हो गई। डॉक्टर फॉस्टर जवान और मुस्तकिल मिजाज था। उसने जब महसूस किया कि कुदरत ने चैलेंज दे दिया तो वापस जाने का इरादा बदल लिया। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। जूं जूं वो आगे बढ़ता गया, कोहरा और धुंध गहरी होती गई। उसे ताज्जुब हुआ कि ये इलाका इतना वीरान और सुनसान क्यों है। क्या यहाँ कोई नहीं रहता? जहाँ तक वो देखने के काबिल था, शाहराह के दोनों तरफ झाड़ झनकाड़ कसरत से उगा हुआ था। झाड़ झनकाड़ के साथ लंबी घास और कहीं कहीं छोटे बड़े दरख्त जिनकी टहनियाँ और शाखें फूल पत्तों से बेनियाज थी। सड़क पर फिसलन होने के बाद उसे कार को कंट्रोल में रखने के लिए खासी जद्दोजहद और एहतियात से काम लेना पड़ रहा था। चंद मील दूर जाने के बाद उसने कार की रफ्तार हल्की कर दी। जिस मुकाम की उसे तलाश थी वो यहीं कहीं होना चाहिए था। दफातन आसमान पर बादल गरजा और बिजली चमकी। बिजली की उस चमक ने जॉन फॉस्टर की रहनुमाई की। उसे दूर पतली सी कच्ची पगडंडी नज़र आई जो पुख्ता सड़क से कुछ फासले पर सांप की तरह बल खाती मशरक़ की जानिब जाती थी। फॉस्टर ने अपनी कार उस पगडंडी पर डाल दी। यहाँ छोटे बड़े गड्ढे कसरत से थे और पगडंडी की दोनों तरफ खासी गहरी ढलवान भी नज़र आई। फॉस्टर 5 मील फी घंटा की रफ्तार से कार चला रहा था। चिकनी मिट्टी में पहिए आप ही आप फिसल कर किसी गड्ढे या खड्ड में गिरने की कोशिश कर रहे थे। कार की रोशन बत्तियां भी इस गहरी धुंध और कोहर का पर्दा चाक करके उसे रास्ता दिखाने में नाकाम हो चुकी थी। परेशान और किसी कदर खौफजदा होकर जॉन फॉस्टर ने कार रोक दी और शीशे से चेहरा लगाकर बाहर का जायज़ा लेने लगा। बिजली एक बार फिर चमकी और इस मरतबा जॉन फॉस्टर को कुछ फासले पर एक इमारत के आसार दिखाई दिए। उसने इत्मीनान का सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता कार चलाता हुआ उस इमारत के करीब पहुंच गया। ये पत्थर की बनी हुई नहायत कदीम और पुरशकोह इमारत शायद किसी बादशाह का महल होगी पुराने ज़माने में। उसने सोचा। आहनी गेट के सामने उसने कार का इंजन रोक दिया, लेकिन बत्तियां जलती रहीं। इन बत्तियों की रोशनी में दीवार पर लगी हुई पीतल की एक बड़ी सी तख्ती पर जो अल्फाज कुंदा थे वो उसे साफ नज़र आते थे। डेंस मोर बी स्टार MD। आहनी गेट कोई 6 फुट ऊंचा होगा। इसके दोनों दरवाज़ों में मोटी मोटी सलाखें लगी थीं। जॉन फॉस्टर ने उन सलाखों पर से देखने की कोशिश की, मगर मूसलाधार बारिश और धुंध के बाद उसे कुछ दिखाई न दिया। बहरहाल वो सही जगह आ गया था। उसने 2-3 मरतबा कार का हॉर्न बजाया। चंद लम्हे बाद इमारत के अंदर से टॉर्च की मुतहर्रिक रोशनी गेट की तरफ आती नजर आई। फिर एक शख्स अजीब सा लिबास पहने गेट के नज़दीक खड़ा दिखाई दिया, जिसका चेहरा पूरी तरह वाज़ेह न था। टॉर्च उसके हाथ में थी। गेट का ताला खोलकर उसने जंजीर हटाई और कछुए की तरह रेंगता हुआ फॉस्टर की तरफ बढ़ा। फॉस्टर ने साइड का शीशा नीचे किया और आने वाले को देखा।
छुरियाँ पड़ा हुआ एक साल खुर्द और डरावना चेहरा उसके सामने था। पहली निगाह में फॉस्टर को यूं लगा जैसे वो किसी लाश को देख रहा हो, एक चलती फिरती इंसानी लाश। आने वाला अपनी वीरान और बेजान आंखें फॉस्टर के चेहरे पर जमाए रहा। वो पलक झपकाए बगैर फॉस्टर को देख रहा था। बारिश का पानी लगातार उसके सर पे पड़ रहा था, मगर उसे इसका एहसास ही न था। मेरा नाम जॉन फॉस्टर है, डॉक्टर जॉन फॉस्टर। यहाँ आने के लिए मुझे यही वक्त दिया गया था। बूढ़ा चेहरा अब भी बेहिस्सो हरकत पलक झपकाए बगैर जॉन को घूर रहा था। यूँ लगता था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, और अगर सुन भी लिया है तो समझ नहीं पाया। उसका चेहरा किसी किस्म के तासुरात से बिल्कुल खाली था। जॉन फॉस्टर के जहन में खौफ की हल्की सी लहर उठी और मादूम हो गई। इस मर्तबा उसने ज़रा और बुलंद आवाज़ में अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम डॉक्टर जॉन फॉस्टर है, मैं लंदन से आ रहा हूँ। मुझे यहाँ डॉक्टर स्टार से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया था। इन अल्फाज का असर हुआ। बूढ़ा फ़ौरन उल्टे पांव लौट गया। उसने आहनी गेट अच्छी तरह खोल दिया, फिर जलती हुई टॉर्च से फॉस्टर को इशारा किया कि अंदर आ जाए। फिर वो मुड़ा और जिधर से आया था उधर चला गया। फॉस्टर दमबखुद होकर उसे इमारत में गायब होते देखता रहा। फिर उसने कार का इंजन स्टार्ट किया और आहनी गेट में दाखिल हो गया। बिजली बार बार चमक कर गिरदोपेश के माहौल को वाज़ह कर रही थी। जॉन फॉस्टर ने देखा इमारत के इर्द गिर्द खासा वसी अरीज़ बाग है, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि किसी ज़माने में ये बाग होगा, मगर अब वह झाड़ झंकार, खुदरो घास फूस और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के सिवा और कोई शय न थी। उसे ताज्जुब हुआ कि मकीनों ने ये झाड़ झंकार और खुदरो घास फूस साफ़ करने की कोई ज़रूरत महसूस क्यों नहीं की। ये भी मुमकिन है कि उनके पास काम के लिए फ़ालतू अमला मौजूद ना हो। ज़रूर यही बात होगी। एक चक्करदार रास्ता उस संगी इमारत के पोर्च की तरफ जाता था। फॉस्टर ने कार पोर्च के अंदर खड़ी कर दी। अब पहली बार उसने देखा कि इमारत 2 मंजिला है और दोनों मंजिलों की खिड़कियों में आहनी सलाखें लगी हुई हैं। ये आहनी सलाखें उन दिमागी मरीजों को बाहर निकलने से रोकने के लिए लगाई गई थी जो इस पागल खाने में ना जाने कब से कैदोबंद की ज़िंदगी गुजार रहे थे। फॉस्टर अगरचे खुद भी जहनी मरीजों का डॉक्टर था, लेकिन मरीजों को उसने पागल कभी ना समझा और ना इसका कायल था कि उन्हें जानवरों की तरह लोहे के दरवाज़ों और आहनी सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाए। ये तरीक़ाकार तो कदीम अहद में राज था। उसे अफसोस होने लगा कि वो यहाँ क्यों आया। ताहम अब जबकि वो आ ही चुका था, उसने डॉक्टर स्टार से मुलाकात किए बगैर वापस जाना मुनासिब नहीं समझा। खुदा जाने डॉक्टर स्टार किस किस्म का आदमी होगा। कार से उतर के फॉस्टर ने दरवाज़ा लॉक किया और उसे लॉक करने से पहले कार की अगली बत्तियां भी गुल कर दी। पोर्च में पत्थर की चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई थीं जिन पर वो चढ़कर बरामदे में दाखिल हुआ। एक नज़र पलटकर उसने वो रास्ता देखा जिधर से आया था। बारिश अभी तक जारी थी और कोहर में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा था। कार से बाहर आने के बाद फॉस्टर का जिस्म बेपनाह सर्दी से कांपने लगा। इस इमारत का दर्जा हरारत तो पहले से ही खासा गिरा हुआ था। फॉस्टर ने महसूस किया कि अगर वो कुछ देर इसी तरह सर्द हवा और बारिश ज़्यादा माहौल में खड़ा रहा तो ये सर्दी उसकी हड्डियों में उतर जाएगी। उसे अब डॉक्टर बी स्टार और उसके अमले पर गुस्सा आने लगा। अजीब बेहुदा लोग हैं ये। जब उन्होंने इस वक्त आने का मुतालबा किया तो वो इस्तकबाल का कोई बंदोबस्त भी करते हैं। ऐसा मालूम होता है शायद उन्हें तवक्को ही ना होगी कि मैं मुकर्रर वक्त पर पहुंच जाऊंगा। फॉस्टर ने भुनाते हुए इधर उधर देखा। सामने एक ऊंचा और बेहद मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा नज़र आया जिसका रंग कभी स्याह होगा मगर अब शायद बहुत ज़माना गुजर जाने के बाद भूरा हो चुका था। उसने तारीफ़ी नज़रों से इस अजीम शान दरवाजे का जायज़ा लिया जिस पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने थे। दरवाज़ा यकीनन शाहबलूत की लकड़ी का बना हुआ था। अगरचे लकड़ी के काम में कुछ दखल ना था, ताहम इसके अंदाजे के मुताबिक यह दरवाज़ा 100-125 बरस से कुछ कम पुराना ना होगा। कदीम तर्ज और रिवाज के मुताबिक इसमें पीतल का एक थाल लटका हुआ था और उसके साथ ही लकड़ी का एक हथौड़ा आहनी जंजीर में लटक रहा था। गुस्से में होने के बावजूद फॉस्टर ने बढ़कर लकड़ी का हथौड़ा संभाला और पीतल के थाल पर जोर से दे मारा। एक भयानक आवाज़ सारी इमारत में गूंज उठी। पीतल का पतला सा थाल हथौड़े की ज़र्ब से कुछ देर थरथराया और फिर साकिन हो गया। फॉस्टर ने कान लगाकर इमारत के अंदरूनी हिस्से में इंसानी कदमों की आहट सुनने की कोशिश की मगर बेसूद। बारिश और हवा की मिलीजुली सीटी नुमा आवाज़ों के सिवा वहाँ कोई और आवाज़ न थी। उसे शुबा हुआ कि इमारत खाली है। तैश में आकर उसने लकड़ी की मोगरी दोबारा संभाली और पीतल के थाल पर ज़्यादा ज़ोरदार ज़रब लगाने का इरादा कर ही रहा था कि लकड़ी का यह अजीम दरवाज़ा किसी मामूली सी आवाज़ के बगैर आहिस्ता से खुल गया और फॉस्टर ने देखा कि अधेड़ उम्र की एक औरत नर्सिंग यूनिफॉर्म पहने दरवाजे में साकित और सामित खड़ी है। उसकी आंखें बैल की तरह गोल गोल और बड़ी बड़ी थी।
اس کے موٹے موٹے ہونٹ سختی سے بھیچے ہوئے تھے اور ہلدی کی طرح زرد چہرہ کسی تاثر کا پتہ دینے سے قاصر تھا۔ وہ سوالیہ نشان بنی فاسٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا نام ڈاکٹر جان فاسٹر ہے اور ڈاکٹر بی اسٹار نے مجھے ملاقات کا وقت دیا تھا۔ جی ہاں، عورت نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ڈاکٹر آپ کے انتظار میں ہے۔ نرس کی آواز میں مردانہ پن بے حد نمایاں تھا۔ ایک لہجے کے لیے فاسٹر کو شک گزرا کہ شاید زنانہ نرسنگ یونیفارم میں یہ کوئی مرد ہے۔ فاسٹر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی کسی پر اسرار طریق سے لکڑی کا بھاری دروازہ بند ہو گیا۔ اندر کا ماحول خاصا گرم اور آرام دہ تھا۔ فاسٹر نے خود کو ایک تنگ اور طویل راہداری میں کھڑا پایا جس کے فرش پر دبیز قالین بچھا تھا۔ اس راہداری کے دونوں جانب مختصر فاصلے سے لکڑی کے دروازے تھے اور ہر دروازے کے باہر لوہے کا بھاری قفل لگا تھا۔ راہداری میں ہلکی طاقت کے برقی کمکمے روشن تھے جنہیں دیکھ کر فاسٹر کی جان میں جان آئی، ورنہ اب تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس عمارت میں بجلی نہیں۔ آپ میرے ساتھ آئیے، نرس نے مردانہ آواز میں کہا۔ فاسٹر اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ راہداری مڑتے ہی دائیں ہاتھ ایک پراسرار اور صاف ستھرا کمرہ نظر آیا۔ کمرے میں آرام دہ فرنیچر رکھا تھا۔ ملاقاتیوں کو یہاں بٹھایا جاتا تھا۔ کمرے سے کچھ فاصلے پر دوسری منزل کو جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ انتظار گاہ کے باہر ایک بند دروازہ تھا۔ نرس نے فاسٹر سے کہا، آپ اندر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں لوٹ گئی۔ چند لمحوں بعد فاسٹر نے آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا اور فاسٹر اندر داخل ہو گیا۔ پہلی نگاہ میں اسے معلوم ہو گیا کہ وہ لائبریری میں آفس میں۔ کمرے میں چاروں طرف لکڑی کی الماریوں اور ریک میں چھت تک کتابیں ہی کتابیں بھری تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک میز پڑی تھی۔ میز کے قریب فائلیں وغیرہ رکھنے کے لیے لوہے کا ایک کیبنٹ اور کیبنٹ کے اوپر بھی چند کتابیں۔ یہاں دیوار کا تھوڑا سا حصہ خالی چھوڑا گیا تھا تاکہ وہ بورڈ لگایا جا سکے جس پر ادارے کی روزمرہ کارروائی کا مختصر اندراج کیا جاتا ہے۔ فاسٹر کو احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ شائستہ آواز گونجی، ڈاکٹر فاسٹر۔ یہ آواز باریک اور تیز تھی اور یقیناً میز کے عقب میں سے آئی تھی۔ فاسٹر نے دیکھا ایک پستہ قد شخص کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ اسے اپنے آپ پر تعجب ہوا کہ وہ پہلے اس شخص کو کیوں نہ دیکھ سکا۔ اس کی عمر 50 برس کے لگ بھگ تھی اور وہ نہایت عمدہ تراش کا نفیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں سنہری فریم کا قیمتی اور خوبصورت چشمہ تھا جس نے اس کی شخصیت کو جاذب نظر بنانے میں بڑی مدد کی تھی۔ اس کے چہرے پر سب سے زیادہ قابل ذکر چیز اس کی ناک تھی، لمبی اور اختتام پر کسی قدر ابھری ہوئی۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی تھی۔ جی ہاں، میرا نام فاسٹر ہے۔ معاف فرمائیے ڈاکٹر فاسٹر، میں آپ کے استقبال کے لیے اٹھ نہیں سکتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے کرسی پیچھے کھسکا کر اپنی دائیں ٹانگ فاسٹر کو دکھائی۔ ٹخنے پر پٹی بندھی تھی۔ پھر اس نے کہا، بہرحال یہ معمولی سا حادثہ تھا جو میری غفلت سے پیش آیا، آپ براہ کرم تشریف رکھیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسٹار، فاسٹر نے کہنا شروع کیا، لیکن اس شخص نے نفی میں گردن ہلائی اور فاسٹر کا فقرہ قطع کرتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر راتھر فورڈ ہوں، میرا پورا نام لائنل راتھر فورڈ ہے۔ فاسٹر ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو یہاں ڈاکٹر اسٹار سے ملاقات کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ آپ صحیح فرماتے ہیں، ڈاکٹر فورڈ نے کہا، ڈاکٹر اسٹار اور میں یہاں ایک ہی منصب اور مساوی عہدہ رکھتے ہیں، اس لیے اگر آپ مجھ سے مل لیں تب بھی کچھ حرج نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سامنے رکھی ہوئی فائل اٹھائی اور ورق الٹتے ہوئے کہا، آپ کی آمد سے پیشتر میں آپ ہی کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ آپ کا کیریئر اس شعبے میں قابل تعریف رہا ہے اور آپ بعض جدید ترین دماغی امراض کے شفاخانوں میں سینئر ہاؤس مین کی حیثیت سے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے۔ یہ تمام تعارفی اسناد اور سرٹیفکیٹ یہی ثابت کرتے ہیں، ہمیں یقیناً آپ جیسے آدمی ہی کی ضرورت ہے۔ میں پھر شکر گزار ہوں، فاسٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بہتر یہ ہوگا آپ مجھے ڈاکٹر اسٹار سے بات کرنے کا موقع دیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ اس ادارے کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے طلب کیا ہے اور اخلاقی طور پر انہی سے گفتگو کا پابند ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں ڈاکٹر فورڈ نے بات کاٹ کر کہا، گھبرائیے نہیں، آپ کی ملاقات ڈاکٹر اسٹار سے بھی ہو جائے گی۔ بے شک آپ انہی کی طلب پر یہاں آئے ہیں اور اصولی طور پر آپ کو انہی سے ملاقات کرنی چاہیے تھی، مگر ڈاکٹر اسٹار اس وقت کسی بھی فرد سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہاں میں
डॉक्टर स्टार एक ही पोजीशन के मालिक हैं, इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप फ़िलहाल मुझे को गुफ्तगू का शर्फ बख्शें। और इससे पहले कि फॉस्टर कुछ कहे, डॉक्टर फोर्ड ने कहना शुरू किया, आपने यहाँ आते हुए इस इमारत की खिड़कियों पर आहनी सलाखें लगी देखी होंगी। ये बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास इस वक्त दुनिया के इंतहाई ख़तरनाक और नाकाबिले इलाज मरीज़ हैं, और करीबन हर मरीज़ ने कत्ल की भयानक और लर्ज़ाखेज़ वारदातें की हैं। ये बदनसीब अफराद पागल खानों में रहने के बाद इधर भेजे गए हैं, और इन्हीं की देखभाल के लिए हमें आप जैसे काबिल और तजुर्बेकार नौजवान डॉक्टर की ज़रूरत है। इलाज के जिस कदर मुमकिन तरीक़े राइज हैं वो इन मरीज़ों पर अच्छी तरह आजमा कर देखे जा चुके हैं, मगर हमें कोई कामयाबी नहीं हुई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सभी मरीज़ बज़ाहिर अपने होश व हवास में दिखाई देते हैं। उनकी बातचीत से आप क़तन ये अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि ये शदीद तरीन ज़हनी मरीज़ हैं, मगर हकीकत ये है कि उनका मर्ज़ अपने उरूज तक पहुँच चुका है और हमारी दानिस्त में ये लाइलाज है। उन्हें ज़िंदगी के बक़िया दिन बहरहाल इन्हीं आनी सलाखों के पीछे गुजारने होंगे। मुझे ये जानकर अफसोस हुआ, फॉस्टर ने कहा, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग इन मरीज़ों के दरमियान ज़्यादा अरसे तक महफूज कैसे रह सकते हैं। आप फरमाते हैं तकरीबन हर मरीज़ ने कत्ल की एक आध वारदात की है। क्या इसका खदशा नहीं कि किसी भी लम्हे कोई मरीज़ इस इदारे के किसी डॉक्टर, नर्स या अमले के फ़र्द पर हमला करके उसे जान से मार डाले? अपने बचाव का आपने क्या इंतज़ाम कर रखा है? मैं जानता था आप ये सवाल ज़रूर करेंगे, डॉक्टर फोर्ड ने कहा। आप ये बक्स देख रहे हैं जो मेरी मेज़ के दाएं किनारे रखा है। इस बक्स में जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम बंद है। ऊपर की मंजिल में पागल रहते हैं और हमारे और उनके दरमियान एक बेहद मजबूत आहनी दरवाज़ा हायल है जो इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए खुलता और बंद होता है। इसके बगैर दुनिया की कोई ताकत उसे खोल और बंद नहीं कर सकती। जब तक मैं एक ख़ास बटन नहीं दबाऊंगा, नीचे से या ऊपर से, कोई शख्स ये दरवाज़ा नहीं खोल सकता। इसके अलावा हमने पागलों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। इन कमरों के दरवाजे किसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम से मुल्हक हैं, ताहम उसकी निगरानी ऊपर ही रहने वाला एक शख्स करता है, और उसकी इजाज़त के बगैर ये दरवाजे नहीं खुल सकते और ना कोई फ़र्द अंदर या बाहर आ जा सकता है। बहुत खूब, इन मरीज़ों के साथ शब रोज़ गुजारना बेहद दिलचस्प मशग़ला होगा, फॉस्टर ने कहा। आपकी तरह डॉक्टर स्टार की भी इनके बारे में यही राय है कि ये सब के सब मरीज़ इंतहाई ख़तरनाक और नाकाबिले इलाज हैं। डॉक्टर फोर्ड के लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, डॉक्टर स्टार भी इस वक्त ऊपर हैं। फॉस्टर हैरत से फोर्ड का मुंह तकने लगा। अपने सवाल और फोर्ड के जवाब में उसे कोई मुताबिकत नज़र न आई। आपका मतलब है डॉक्टर स्टार इस वक्त ऊपर की मंजिल में किसी मरीज़ को देख रहे हैं? फॉस्टर ने पूछा। जी नहीं, मेरा मतलब है डॉक्टर स्टार इस वक्त खुद ज़हनी मरीज़ हैं, फोर्ड ने इत्मीनान से जवाब दिया और मुस्कुराने लगा। दहशत की एक नई लहर डॉक्टर जॉन फॉस्टर की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसकी तमाम जिस्मानी हयात सिमट कर आंखों में आ चुकी थी। 1 मिनट तक वो पलकें झपकाए बगैर डॉक्टर फोर्ड की सूरत तकता रहा। उसे उन अल्फाज पर यकीन ही नहीं आ रहा था जो अभी अभी डॉक्टर फोर्ड की ज़बान से डॉक्टर स्टार के बारे में आगा हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। शुक्रिया।